हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड के बारे में पढ़ेंगे। कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि अगर कोई कार है और किसी टर्न में वो ऐसा करके स्पीड से जाता है तो गाड़ी जो है वो स्लिप हो जाती है और उसको एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि रेसिंग कार्स के ज़माना आया और लोग अपनी स्पीड को ज़्यादा चाहते थे। जैसे कि 500 रेस करके होता है, 100 लैप्स रेस होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको स्पीड को स्लो नहीं करना है। अब स्पीड को स्लो भी नहीं करना है और हमको फ्रिक्शन से भी बचना है, मतलब कि हमारी जो गाड़ी है वो स्लिप भी नहीं होनी चाहिए। तो उसका क्या इलाज किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, रोड को जहाँ पास में टर्न होता था वहाँ पास में ऐसे करके हल्का सा टिल्ट कर देते हैं। ये काफ़ी लाभदायक है। इसको मैक्सिमम पहाड़ी इलाके, माउंटेन इलाके में बनाया जाता है। मान लीजिए कि हमारी गाड़ी है और हमारी गाड़ी में टायर्स जो हैं उसका फ्रिक्शन रोड के साथ में उतना अच्छा नहीं है। तो क्या करते हैं गवर्नमेंट वाले, ऐसा सोचते हैं कि फ्रिक्शन अगर अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी हम इसके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पहाड़ी इलाकों में, माउंटेन वाली जगहों में रोड को थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। और अगर फ्रिक्शन जीरो भी हो गया तब भी हम कुछ वेलोसिटी से ऐसे जा पाएंगे और हमारी जो गाड़ी है वो स्लिप नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि बैंक ऑफ रोड क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ ए कार इन ए बैंक रोड। तो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम। तो डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये हो गया हमारा बैंक रोड। मतलब कि ऐसा प्लेन रोड था, अब इसको मैंने एक साइड से हल्का उठा दिया है। ठीक है, ठीक। इसका एंगल मान लीजिए थीटा। अब यहां पास में एक कार है। कार का डिजाइन इतना अच्छा नहीं है, काम चला लीजिएगा। ठीक है। अब ये कार ऐसे स्पीड से जा रही है, हमको अभी स्पीड से लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या क्या है। अब देखिए, ये कार है, इस पे जो mg है वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, ठीक। कार के इस टाइप से है तो इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा जो कि इस साइड में रहेगा। ओके है, ठीक। अब ये रिएक्शन फोर्स कुछ एंगल पे बना हुआ है, तो वो एंगल कितना होगा देखिए। तो इसको देखिए, एक आपका इधर बनेगा, ये इस साइड टिल्ट है तो एक इधर और एक इस साइड में बनेगा। रिएक्शन फोर्स को आप n ले लीजिएगा, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है, नहीं तो रेडियस और आपका जो रिएक्शन फोर्स है मिसकंसेप्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला, मतलब ये वाला हिस्सा जो होगा वो साइन टर्म होगा और ये वाला हिस्सा जो होगा वो कॉस टर्म। तो ये बनेगा n cos थीटा। और देखिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक ही है, इसको आप चाहे उठा के यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, n sin थीटा। ओके है, ठीक है। अब देखिए, ये ऐसे टिल्ट हो गया है। ये टिल्ट होने के कारण इसका फ्रिक्शन जो है वो किस साइड में लगने वाला है, इधर। अब अगर आप बैंक रोड में देखेंगे इस टाइप से जाएंगे तो फ्रिक्शन, अगर आप गाड़ी खड़ा कर दे तो आपकी गाड़ी इस साइड में जाने वाली है फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण ये एफ इधर बना, तो इसके भी दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक इस साइड में, इसी साइड में। ठीक है, और एक नीचे की साइड में, इसमें। तो देखिए, इसमें जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये आपका फ्रिक्शन इस टाइप से बना, तो ये एक एंगल है, ये वाला एंगल इसके साथ में जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये थीटा एंगल और ये थीटा एंगल सेम है। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पास में से बनाऊं अगर ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण सेम पॉइंट बनते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ये ऐसा है, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसा है जो कि इधर से आ रहा है, तो ये एंगल देखिए और ये वाला एंगल देखिए, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझिए। देखिए, अभी देखिए, ये एंगल है और ये एंगल है, तो ये थीटा एंगल है। ठीक है, अभी अगर आप इसको देखेंगे और ये वाला एफ को देखेंगे, रिएक्शन और इसको, तो ये दोनों क्या 90 डिग्री पे। देखिए, अगर मैं इसको एंगल मोड़ूंगा इतना, देखिए ये एंगल भी उतना ही मुड़ा जितना ये एंगल मुड़ा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही रहने वाला है आपका। समझ रहे हैं बात को, फिर समझिए। ये ऐसा 90 डिग्री पे है तो इसका कुछ एंगल मिल रहा है हमको इस साइड में, देखिए इस साइड में,
इसको मोड़िए, ये ऐसा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा ही आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो ये वाला हमको कंपोनेंट कौन सा मिलेगा, देखिए ये अगर थीटा हमको मिल रहा है, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला मतलब कि ये वाला कंपोनेंट है, ये ऐसा अगर नीचे गया तो ये कंपोनेंट हमको क्या मिलेगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, ठीक। ये वाला जो कंपोनेंट है ये कौन सा मिलेगा, एफ कॉस थीटा। मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। थीटा के सामने वाला मतलब ये वाले को आप यहां शिफ्ट किए हैं, ये एफ साइन थीटा, थीटा के ये वाला बेस जो है वो बनेगा एफ कॉस थीटा। बेस हमेशा कॉस और सामने वाला परपेंडिकुलर हमेशा साइन। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा डायग्राम अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा है, अब हमको सिर्फ इक्वेशंस बनाने हैं। देखिए इसका इक्वेशन चलिए बनाते हैं। तो देखिए ऊपर में एन साइन एन कॉस थीटा है, तो ये मिलेगा एन कॉस थीटा। अपोजिट में कौन सा है, एम जी पहला प्लस एफ साइन थीटा, यही है पहला इक्वेशन। ओके, ठीक है। एफ की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू जीरो एन। फॉर्मूला आपको याद होगा ये वाला रिएक्शन फोर्स वाला। हम जनरली इसको एफ इक्वल टू म्यू जीरो एन लेते हैं। ठीक है, ठीक है। एफ की जगह में यहाँ पुट कर दीजिए, तो वैल्यू आएगी एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस म्यू जीरो एन साइन थीटा, यही वैल्यू आएगी। इसको आप उठा के इधर ले आइए, तो क्या आएगा, एन कॉस थीटा माइनस म्यू जीरो एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। एन एन बाहर निकाल लीजिए, वैल्यू आएगी अंदर में कॉस थीटा माइनस म्यू जीरो साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक है, ठीक। अब इसको देखिए, इसमें से हम एन टर्म बाहर, एन टर्म चाहिए हमको, तो आएगा एम जी और ये बचा हुआ टर्म नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो बनेगा कॉस थीटा माइनस म्यू जीरो साइन थीटा। थोड़ा सा टिग्नोमेट्री वाला टाइप का फीलिंग हो रहा होगा। ठीक है, ठीक। देखिए अभी पहला इक्वेशन हमारा यहाँ पास में बन गया। अब एक दूसरा इक्वेशन बनेगा ये वाले कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो कौन सा कंपोनेंट बनेगा, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो आपका ये सेंट्रीपिटल फोर्स में भी आ जाएगा। तो ये जो है गाड़ी वो ऐसे सर्कल के फॉर्म में घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स मत दीजिएगा। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है जो सेंट्रीपिटल के जैसा वर्क करेगा, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स ले लीजिएगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर रहेगा, इसके कंपोनेंट के बराबर में रहने वाला है। देखिए एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, एफ कितना रहेगा यहाँ पास में, ये वाला एफ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो म्यू जीरो एन जोड़ देंगे आप, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बनेगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ओके है, ठीक है। ये इसमें से एन साइन थीटा, एफ की जगह क्या लेंगे, म्यू जीरो एन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप क्या करना है, एन और ये एन को कॉमन निकाल लीजिएगा। तो ये एन को आप कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा, साइन थीटा प्लस म्यू जीरो कॉस थीटा। ठीक है, ठीक। इसमें से एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एन की वैल्यू अब आपको लिखनी है, तो यहां से एन की वैल्यू ये वाली पूरी उठाइए और यहां रख दीजिए। तो क्या आएगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू जीरो साइन थीटा, और ये वैल्यू लिखिए साइन थीटा प्लस म्यू जीरो कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल वाला फील आ रहा है, मानता हूं कि थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता होगा। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये एम और एम कैंसर। ठीक है, इसमें भी एक चीज कंफर्म हो गई कि अगर बैंकिंग ऑफ रोड भी किया जाए तो मास से इसका कोई लेना देना नहीं है, स्पीड का। ठीक है, तो किस किस चीजों से लेना देना देखिए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर को इधर ले आइए, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू जीरो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू जीरो साइन थीटा। ये आता है हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इजी फॉर्म में लेके गया है। क्या किया गया देखिए, इसमें क्या किया है कि इसको साइन थीटा कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी कॉस थीटा से, इसको भी कॉस थीटा से, इसको भी और इसको भी। जब इन सभी को कॉस थीटा से डिवाइड किया जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए आर जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू जीरो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन
कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू जीरो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें कॉस और कॉस कैंसिल, कॉस और कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इज टैन, साइन अपॉन कॉस इज टैन। तो क्या बनेगा आर जी, ऊपर में क्या मिलेगा टैन थीटा प्लस म्यू जीरो अपॉन नीचे में क्या मिलने वाला है हमको 1 माइनस म्यू जीरो tan theta. So this is the final equation of velocity. तो v square is equal to rg tan theta plus mu 0 1 minus mu 0 tan theta. ठीक है, तो v इक्वल टू क्या मिलने वाला हमको, v इक्वल टू अंडर रूट rg, इसको पहले लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू 0 tan थीटा। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए क्या है यहाँ पास में। ठीक है, देखिए अब मैं बोलता हूं कि इसका जो फ्रिक्शन बन रहा है, ठीक है, म्यू जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन है म्यू जीरो एन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो बन रहा है हमारा। अब मान लीजिए कि टायर और जो रोड है दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट है वही खत्म हो गया। अगर म्यू जीरो को ही मैं जीरो ले लूं मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, एन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। एन क्या है, रिएक्शन फोर्स जो mg के ऑपोजिट में है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड हो गया, टोटली वेट के ऊपर में डिपेंड हो जाएगा आपका mg के ऊपर में। ठीक है, कब, जब म्यू जीरो जीरो हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिएगा यहां पास में, तो अगर म्यू जीरो अगर जीरो हो जाता है, ठीक है, फिर भी हमारी जो गाड़ी है जो चल रही है वो स्लिप नहीं होगा। अगर कितना भी खराब रोड हो और इन दोनों के बीच में ग्रिप नहीं बन रहा है, मतलब इसको एनसीईआरटी में वेयर एंड टियर करके लिखा हुआ है ऑफ द टायर। ठीक है, मतलब टोटली अब भरोसे हैं टायर के भरोसे। ठीक है, तो तब क्या होगा देखिए, तब ये म्यू जीरो खत्म, ये म्यू जीरो खत्म, ये खत्म और ये खत्म, तो जो मेरी वैल्यू है वो क्या बनेगी, तो मेरी वैल्यू बनेगी v इक्वल टू, ये खत्म है, ठीक है, अंडर रूट आर जी, ये खत्म तो बचा टेन थीटा, और ये जीरो, इसके साथ में अगर जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म जीरो, मतलब नीचे सिर्फ और सिर्फ वन बचेगा। तो क्या आएगा यहाँ पास में, ऊपर में जीरो प्लस टेन थीटा और नीचे में आएगा वन माइनस जीरो, तो फाइनल वैल्यू आएगी अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो इससे एक चीज पता चला हमको कि हमारी कुछ ना कुछ तो वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, हमारी जो वेलोसिटी है कुछ ना कुछ तो मिलेगी। अब इसको दूसरे वाले में समझिए, अगर आपका ये बैंक ऑफ रोड नहीं होता और ये टर्न ऐसे, मतलब इसको मैंने नहीं उठाया होता और ऐसे ही मैं गाड़ी को लेके जाता और ये म्यू जीरो नहीं होता, तो क्या होता, तो पुराने वाले इक्वेशन को देखिए, अंडर रूट म्यू जीरो आर जी, यही इक्वेशन था हमारा। पिछला वाला वीडियो अगर आपने देखा तो आपको मालूम होगा ये इक्वेशन। तो अगर ये ही जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब आपकी गाड़ी ही नहीं बढ़ने वाली आगे प्लेन में। बट अगर इसको टिल्ट कर दिया जाए तो इसको आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा जो कि आपकी गाड़ी को कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी देगा। समझ रहे हैं बात को, मतलब गाड़ी को टिल्ट करने से आपकी गाड़ी मूव हो सकती है, पर अगर फ्रिक्शन नहीं है रोड के साथ में तो आप कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करिए आप बढ़ नहीं सकते। ठीक है, इसी का यूज करके एक मीना बाजार करके होता है जगह जहां पास में काफी सारे स्टैंड या छोटे छोटे चीजें बिकती है, तो वहां पास में एक शो होता है मौत का कुआं करके बोलते हैं जिसको, तो उस पे भी यही रूल अप्लाई होता है। एकदम बेंड ऐसे कर दिया जाता है और इस तरीके से बेंड करने से क्या होता है कि उसको एक ग्रिप मिलता है, फ्रिक्शन आपको मिलता है इसमें इस टाइप से। ठीक है, जो कि वेट के भरोसे में रहता है उस टाइम पे और उसको स्पीड से चलाया जाता है। तो उसकी स्पीड किसके ऊपर, स्पीड पे ही डिपेंड होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो उसको लकड़ी का बनाया जाता है जिससे ज्यादा ग्रिप मिल पाए, ना कि पत्थरों का, पत्थर का ही बना सकते थे। और रेडियस को थोड़ा बड़ा रखा जाता है और उसमें देखे होंगे आपने मोटरसाइकिल, यूट्यूब में आप देख सकते हैं काफी सारे इसके ऊपर वीडियोस जो आपको मिल जाएंगे। कार भी चलती है, बाइक भी चलती है, कोई कोई तीन तीन तो कार चलाता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, वैसे तो उनको ये सब मालूम नहीं रहता, पढ़े लिखे नहीं रहते उतना, वो इन चीजों के बारे में नहीं जानते, पर इक्वेशन यही यूज होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज द बैंक रोड। वैसे तो आप इसके ऊपर काफी सारे रिसर्च और भी कर सकते हैं, आपको आराम से नेट में मिल जाएगा कि इन चीजों का यूज कैसे किया जाता है। और आपने देखा होगा कि अगर रोड खराब है आपकी और इस टाइप से बैंक रोड अगर बनाया नहीं गया है
और टर्न लिया जा रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको मिल रहा है। अब क्या होता है कि रोड खराब है, अब बनाने वाला इंजीनियर उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, उसने बेईमानी कर दी उस टाइम पे, बनाते टाइम पे, और उसकी चोरी पकड़ी जाती है उस टाइम पे। तो कैसे पकड़ी जाती है उसको समझिए। अगर ये स्लाइड हो रहा है, ठीक है, और रोड उतना अच्छा उसने नहीं बनाया है और बैंकिंग ऑफ रोड भी उतना अच्छा नहीं, तो जब गाड़ी ऐसे टर्न होती है तो वो क्या करती है कि गाड़ी को एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि गाड़ी को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है। अब गाड़ी को जब वो बाहर फेंकने की कोशिश करता है तो गाड़ी का फ्रिक्शन फोर्स बनता है उसके साथ में, रोड के साथ में कुछ। अब गाड़ी तो फेंका नहीं रही है, पर इस जगह में, ये जो रोड देख रहे हैं, इस जगह में इंजीनियर ने जो खराब काम किया था, तो यहाँ का जो आपका गिट्टी है वो उखड़ने लग जाता है धीरे 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 धीरे। तो इससे एक चीज हमको कंफर्म हो जाती है कि रोड अच्छा नहीं बना है हमारे लिए। तो इस तरीके से आप ये भी पकड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारी जगहों में, अगर टर्निंग टाइम पे आप देखे होंगे तो किनारे में काफी सारी गिट्टियां निकली रहती है। जब रोड बनता है नया नया एकदम, तब आपको ज्यादा दिखाई देता है, और सबसे ज्यादा रोड जो खराब होता है वो भी कॉर्नर में ही खराब होता है टर्निंग टाइम पे, ठीक है। तो अगर बैंकिंग ऑफ रोड बहुत अच्छा बनाया गया है एक मिनिमम स्पीड के हिसाब से, ऐसा नहीं ना कि इसको बस आप ऐसे उठा दीजिए, आपको एक स्पीड भी तय करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते हैं आपकी स्पीड आपकी नहीं है यहाँ पास में, ठीक है, और आपने इसको ऐसे उठा दिया, तब भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब इसको आप एंगल के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए, अब मैंने इसको कुछ एंगल दिया, अब ये एंगल को मैंने ऐसे दिया फ्रिक्शन फोर्स का, ये वाला जो टर्म है ये क्या है, एफ कॉस थीटा है, ठीक है, और ये वाला टर्म एफ साइन थीटा का है। अब इसका एंगल मैं जब बढ़ा रहा हूं, तो ये एंगल जब मेरा बढ़ेगा, तो जब एंगल बढ़ता है तो कॉस टर्म, ये वाला जो कॉस टर्म है वो 90 की तरफ जा रहा है। जब 90 की तरफ जाएगा तो मेरा फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो घटती जाती है, ठीक है। और ये वाला टर्म जो एफ साइन थीटा है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो गाड़ी है वो नीचे आने की कोशिश करता है। तो अगर टिल्ट में ऐसे रखा गया है गाड़ी को, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी नीचे आने लग जाती है। इस चीज को भी आप समझ सकते हैं। तो कॉस टर्म का जो वैल्यू है मैक्सिमम, वो किस टाइम पे मिलता है हमको, वो वैल्यू हमको जीरो के पास मिलता है, क्योंकि कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है मैक्सिमम। तो देखिए इस टाइप से रखेंगे तो हमको मैक्सिमम फ्रिक्शन मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। जैसे जैसे उठाते जाएंगे तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए, स्पीड से। आपको स्पीड बरकरार रखनी पड़ेगी। आपको स्पीड अगर स्लो कर दिए तो आपकी गाड़ी इधर मूव होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो दिस इज द बैंक रोड। चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। हमारे पास में एक बैंक रोड है, ठीक है। अब बैंक रोड है मतलब कि उसका कुछ टर्निंग होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो रेडियस है वो 300 मीटर का रेडियस है, ठीक है। क्वेश्चन एनसीईआरटी से आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। इसमें बैंक रोड का जो एंगल है वो 15 डिग्री का है, ठीक है। ठीक, इसमें जो कोफिशिएंट बनाया गया है वो 0.2 रखा गया है, ठीक है। पूछ रहा है कि अगर म्यू को मैं 0 कर दूं तो मेरी v की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, क्या होगी। इसको v0 बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है। और अगर म्यू इक्वल टू 0.2 में रख देता हूं तो इस टाइम पे जो हमको मिलेगी वेलोसिटी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। बिकॉज द फ्रिक्शन अगर रहेगा तो गाड़ी एक्सेलरेट होगी, गाड़ी एक्सेलरेट होगी तो हमारी वेलोसिटी बढ़ पाएगी, ठीक है। तो v मैक्स कितना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको इजी तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले v0 निकालते हैं। तो v0 का फॉर्मूला क्या है, आर जी tan थीटा, यही फॉर्मूला है, ठीक। r की वैल्यू क्या है हमारे पास में इसमें 300, ठीक है। g की वैल्यू आप 10 मान लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा कि जो g है वो अराउंड 10 है। जनरली इसको 9.8 लिया जाता है, पर कैलकुलेशन को मैं थोड़ा इजी करने के लिए 10 ले रहा हूँ। tan थीटा, तो tan 15 की वैल्यू, ठीक है। tan 15 की वैल्यू आपको नॉर्मल ऐसे नहीं मिलेगी, आपको इसका टेंजेंट वाला चार्ट है उसको देखना पड़ेगा। तो आपको टीचर से मांग लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा, नहीं तो जो बुक है उसके आखिरी में दिया रहता है तब भी नहीं मिलता, तो नेट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 300 tan 15 की वैल्यू कितनी होती है, tan 15 की वैल्यू होती है 0.27, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए इसका कितना वैल्यू आएगा। तो 3 7 जा 21, 1 2 पर 3 2 6 7 8, ठीक है। 3 जीरो लगा दीजिए, 2 पॉइंट, तो ये आएगा 810 अंडर रूट में। अगर आप इसका अंडर रूट का फॉर्मूला, इसका अंडर रूट वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 810, 2 ये
तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 होता है, तो 2 2 जा 4, 4 नीचे आया, 1024, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अराउंड 8 से जाता है ये, तो 8 8 64, 4 6 ऊपर 8 8 32 और 6 38 समथिंग आ रहा है, तो 10 में से 4 गया, 6 0 2 0 0 0 8 8 8 16 1 5, ठीक है। तो अगर इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट समथिंग ये आपका 500 के मतलब 5 के आसपास, मतलब 4 के आसपास जाएगा, मतलब अराउंड 28 के समथिंग की वैल्यू आएगी। तो आपका 28 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी वैल्यू आती है, मतलब आपकी वेलोसिटी जो है v0 वो कितनी है, 28 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसमें मैं कांस्टेंट वैल्यू को बढ़ाते जाता हूँ, मतलब कि टायर और रोड के साथ में जो ग्रिप है कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैं अगर बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, क्या मुझे ज्यादा स्पीड मिलेगा कि कम मिलेगा। जनरली हम सोचते हैं ऐसा कि अगर ग्रिप बढ़ा दे तो हमको फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा मिलेगा, तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी ज्यादा, पर हमको वैल्यू ज्यादा मिलती है इसमें। देखिए कैसे, तो v मैक्स जिसको बोलते हैं, वैल्यू रहेगी आर जी म्यू जीरो प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू जीरो टेन थीटा, ठीक है। और पूरा वैल्यू जो रहेगा वो अंडर रूट के अंदर में रहेगा। आर की वैल्यू ले लीजिए 300, जी वैल्यू रहेगा 10, म्यू जीरो रहेगा 0.2, 10 15 की वैल्यू रहेगी यहाँ पास में 0.27 अपॉन 1 माइनस म्यू 0.2 और इसकी वैल्यू रहेगी 0.27, तो 3000 बन जाएगा ये। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.47 माइनस इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 5, ठीक है। 1 2 3 0 है तो पॉइंट इतना आएगा, वैल्यू कितना आएगा 3000, 0.4, 1 में से 0.054 अगर गया तो कितना वैल्यू आता है देखिए 0.000, तो 10 में से 4 गया 6, 9 9 में से 5 गया 4, ये 9 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 9 को यहीं उतार दीजिए, तो देखिए ये लगभग हाफ के आसपास में है, 0.47 डिवाइड बाई 0.947 मतलब 0.5 डिवाइड बाई 1 के आसपास है। देखिए 0.9 मतलब अराउंड 1 के आसपास, तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी अराउंड हाफ, मतलब कि 0.5 के आसपास आएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 0.5 डिवाइड बाई 1 के आसपास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0.5 के आसपास ही आई अराउंड, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट इसकी वैल्यू 3000 नहीं सॉरी 1500 के आसपास आएगी। नियर अबाउट में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल के बता रहा हूँ, आपको नेट में आराम से मिल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसका अंडर रूट निकालिए तो 1500 का एग्जैक्ट वैल्यू कितना मिलने वाला देखिए, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 टर्म चला जाएगा 3, तो 3 3 जा 9, 15 में से 6 0 0 3 6, तो यहाँ पास मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 600 के आसपास में आ जाए। तो देखिए यहाँ पास मैं कुछ भी लगाऊँ 60 है, मतलब 8 या 9 समथिंग कुछ आएगा। तो अगर मैं 8 लेता हूँ यहाँ पास में देखिए तो 8 8 64, 4 6 ऊपर 8 6 जा 48, 5 जा 40, 8 6 जा 48, 48 और 6 54, तो 54 समथिंग देखिए इतना आ रहा है 68, मतलब हमारा 9 से नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि 9 से जाता तो ये वैल्यू बड़ी होती है 600 से। तो 10 में से 4 गया 6, 9 9 में से 4 गया 5 0 5600, तो ये आएगा 8 64 सॉरी 16 1 6 4 1 7, ठीक है। तो इसको यहीं रखते हैं, मतलब अराउंड आपका जो वैल्यू आया वो आया 38 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट ये था इसमें मेन आपको बताने का, ये न्यूमेरिकल कराने का तरीका था कि देखिए अगर म्यू जीरो कम हो जाए, जीरो हो जाए, तो मेरी वैल्यू जो है वो 28 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से है। और अगर मैं कांस्टेंट टर्म को जोड़ देता हूं, मतलब कुछ फ्रिक्शन बनता है म्यू जीरो का, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बन रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मेरी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और थियोरेटिकली पूछ सकता है आपको, न्यूमेरिकल पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, वैल्यू पुट करिए, आपकी वैल्यू आपके सामने रहेगी, ज्यादा सोचने की बात नहीं। पर अगर थियोरेटिकली पूछ लिया कि बताइए कि म्यू जीरो को अगर हटा दें तो वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, तब मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे हम लोग। बैंकिंग ऑफ रोड है ये, और मेरे अंदाज से लॉ ऑफ मोशन भी लगभग लगभग अब खत्म है। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है कि हमारे जो मोशन है वो मैकेनिक्स, जो हमारा टर्म्स है
उस पर किस टाइप से यूज होता है, तो उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगा। टोटली थियोरेटिकल है, तो उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं रहेगी। वैसे जो मेन टॉपिक अब तक था वो बैंकिंग ऑफ रोड लास्ट टॉपिक था, और लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का ये लास्ट टॉपिक था। आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तो पूरे टॉपिक में आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।